दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इरफान अंसारी और आप लोग देख रहे हैं MIM हक की आवाज़। दोस्तों आज का हमारे वीडियो का रिएक्शन है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जो पार्टी है ये कहाँ से शुरू हुई, कब बैन हुई, किस वक्त शुरू हुई, ये इंशाल्लाह मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से इंशाल्लाह आप लोग को समझाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की शान, हैदराबाद के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की फैमिली ट्री की बात करेंगे। वो लीडर जिन्हें आज हिंदुस्तानी मुसलमानों का मकबूल तरीन लीडर माना जाता है और जिन्हें पूरी दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि असदुद्दीन अवैसी के आबाओ अजदाद कौन थे और क्या इनके खानदान की शुरुआत हिंदू ब्राह्मण खानदान से होती है। अवैसी खानदान की सियासत में आने की क्या कहानी है और असदुद्दीन अवैसी को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से क्यों जोड़ा जाता है। इसके अलावा आज असदुद्दीन अवैसी की नेटवर्थ या इनके पास दौलत कितनी है। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। इस शजरे को समझने के लिए हमें अवैसी खानदान के जद्द अमजद फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी पे जाना पड़ेगा, जो असदुद्दीन अवैसी के दादा थे। ये खानदान महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट लतूर में आबाद था, जो उस वक्त हैदराबाद की निज़ाम सल्तनत के ज़ेरे कंट्रोल था। चुनाचे ये लोग मौलाना अब्दुल वाहिद की क़ियादत में निज़ाम राज के मरकज़ यानी हैदराबाद दक्कन हिजरत कर आए। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में इस खानदान के कई हिंदू मुखालिफिन ये दावा करते हैं कि मौलाना अब्दुल वाहिद के वालिद हिंदू ब्राह्मण थे जिनका नाम तुलसी रामदास बताया जाता है। इनके मुताबिक तुलसी रामदास को निज़ाम हुकूमत ने ज़बरदस्ती मुसलमान किया था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हिंदुओं के इन तमाम इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हैं और अपना शजरा एक खालिस मुसलमान खानदान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक अब्दुल वाहिद दक्कन के एक इंतहाई मजहबी और इल्मी घराने से ताल्लुक रखते थे। आप एक आलिम दीन, एक वकील और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे अकीदतमंद थे। व्यूअर्स, इनकी सियासी जिंदगी को समझने के लिए हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM की बुनियादों को समझने की जरूरत है। तकसीम हिंद से पहले इस जमात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM कहा जाता था, जिसकी बुनियाद सन 1927 में हैदराबाद के नवाब महमूद खान ने रखी थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इस जमात का मकसद निज़ाम हुकूमत को जारी रखना और हैदराबाद का हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना था। चुनाचे सन 1944 में जब कासिम रिजवी इसके सरबराह मुकर्रर हुए तो उस वक्त ये लोग इतने ताकतवर हो चुके थे कि इनकी एक अपनी मलेशिया या एक छोटी सी फौज भी थी जिन्हें रजाकार कहा जाता था, जिन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं दोनों की नाक में दम कर रखा था। लेकिन पार्टीशन के फौरन बाद भारतीय हुकूमत ने MIM को कुचलते हुए इनके खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस ऑपरेशन में हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ जबरदस्ती जम कर लिया गया और तमाम रजाकारों बाशमूल कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम रिजवी को सन 1957 में सिर्फ एक शर्त पे रिहा किया गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। चुनाचे सन 1958 में पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने अब्दुल वाहिद अवैसी को अपना जानशीन नामजद कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ से अवैसी खानदान की सियासत की शुरुआत होती है। अब्दुल वाहिद अवैसी ने सबसे पहले पार्टी का नाम तब्दील करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया, जो आज भी इसी नाम से जानी जाती है। रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान के साथ जम हो जाने के बाद आप बेबस और मायूस मुसलमानों का वाहिद सहारा थे
انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں فخر ملت کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا، اسی لیے انہیں کئی دفعہ قید میں بھی ڈالا گیا۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیمی، معاشی اور زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ملے، جنہیں ان دنوں ہر محاذ پہ کچلا جا رہا تھا۔ ان کی شادی حیدرآباد کے ایک مذہبی خاندان میں کنیز فاطمہ سے ہوئی، جن سے ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ اگر ان کے چھوٹے بیٹوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے اہم یوسف الدین اویسی کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی امریکہ کے شہر شکاگو میں گزاری اور ہمیشہ اپنے بڑے بھائی صلاح الدین اویسی کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا۔ ان کا انتقال سن 2024 کے شروعات میں ہوا اور انہیں حیدرآباد میں حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے میں کم و بیش 1 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ عبد الواحد اویسی کے ایک اور بیٹے معین الدین اویسی تھے۔ ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور انہیں بھی حیدرآباد میں ہی دفن کیا گیا۔ ویورز، مولانا عبد الواحد کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بیٹی رضیہ سلطانہ ہیں، جن کا نام دہلی سلطنت کی واحد خاتون حکمران رضیہ سلطانہ کے نام پہ رکھا گیا۔ وہ اپنے شوہر واجد نواب کے ساتھ حیدرآباد میں ہی رہتی ہیں۔ ویورز، عبد الواحد اویسی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین ان کے سب سے بڑے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی بنے، جنہیں سالار ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ملت کے سپہ سالار۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں آگے ہم اور وستار سے دکھائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا سپورٹ کریں، تاکہ ایسی ہی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔